हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10th की साइंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से चैप्टर 1 को हम लोग पूरा डिटेल थ्योरी हम लोगों ने समझ लिया था। चाहे वो क्रियाकलाप हो, चाहे थ्योरी पार्ट हो, चाहे परिभाषाएं हो, चाहे बीच में आने वाले प्रश्नोत्तर हो, हम लोग ने सभी को कवर कर लिया, अच्छे से समझा और नोट डाउन भी किया। हमने उसका आपको बिल्कुल आंसर सहित दिया है। और उसकी पीपीटी अगर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जुड़ जाइए और वहाँ पर पीपीटी आपको यानी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, टोटल क्वेश्चन और आंसर सहित। और आज हम लोग बात करेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर को। इसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन है पहले, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, इसके उत्तर को, और समझेंगे कैसे याद करना है, कैसे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे दिया गया अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ विकल्प में दिए गए हैं और उसके बाद 3 विकल्प दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ गया है आपका, और यहाँ पे संतुलित करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे संतुलित समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, यहाँ पे समीकरण इसको शब्दों में दिया है तो इसको सूत्रों में देना है, लिखना है। ऐसे ही आपके बहुत सारी परिभाषाएं आ गई हैं, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी हैं, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक था संक्षारण और विकृत ग्रंथिता, वो यहाँ पे दे रखा हुआ है, सही है ना, तो हम लोग इसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 20 आपके प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग पीपीटी में, जहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर और साथ में आपको आंसर आपको मिलेगा, और उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभ्यास के प्रश्नोत्तर आज हम लोग समझेंगे, जो कि पेज नंबर 16, 17 और 18 पे दिया गया एनसीईआरटी में। इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पेज क्या है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका सामने है, जिसमें हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है, यहाँ पे सत्य नहीं बताना है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे पीबी है, प्लम्बम है, ओ है आपका ऑक्सीजन है, सी कार्बन है, और यहाँ पे पीबी अलग हो गया, कार्बन कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के साथ चला गया। यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा, यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और पीबी अकेला हो गया, मतलब इसमें हानि हो रही है। हमने आपको 2 शब्द बताया था, उपचयन और अपचयन। 2 चीजें मैंने बताया था। उपचयन में वृद्धि होती है ऑक्सीजन की, और अपचयन में कमी होती है, ह्रास होती है। ठीक है, अब इससे हम लोग देखेंगे पीबी में तो कमी हो रही है, तो सीसा अपचयित हो रहा, बिल्कुल अपचयन यानी अपचयित होना। ए नंबर आपका सही उत्तर है, ये आपका सही उत्तर कह रहा, क्या कह रहा है कि सीसा का अपचयित हो रहा। पीबी मतलब प्लम्बम यानी सीसा होता है, लेड। ठीक है, तो अपचयित हो रहा, बिल्कुल अपचयन हो रहा है इसका, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही। देखिए ऑक्सीजन इसमें खाली हो गया, नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है, इसके साइड क्या हो रहा है? ऑक्सीजन देखिए जुड़ रहा है, यानी कि अपचयित हो रहा है, यानी कि बहुत बड़े उपचयित हो रहा है। उपचयित यानी बढ़ना, वृद्धि होना। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जो कि वृद्धि हो रहा है, तो ये भी सही कह रहा है। तीसरा देखते, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित, कार्बन का उपचयन नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये गलत है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा नहीं, लेड ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, लेड बोलेंगे। ठीक है, सीसा बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है? ए और बी सही है। कौन सही है? ए और बी, इस प्रकार सही है, जिसमें से हम लोग देख लेते हैं ए और बी, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने बताया उपचयन अपचयन बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसको अच्छे से समझना है, ताकि अंतर इसमें समझ में आए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा डाउटनेस हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा पेज नंबर, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। Fe2O3 2Al है, ये सॉरी एल्युमिनियम है, Al2O3 2Fe। यहाँ पे दिया गया एक समीकरण दिया गया है, मान लीजिए आपको नहीं पता है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ ये समीकरण। ठीक है, अच्छा ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की, इसको बताना है किस प्रकार की है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन है, 2 लोग हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम अकेला है। अच्छा, ऑक्सीजन जुड़ रहा एल्युमिनियम के साथ और आयरन हो रहा अकेला। यहाँ पे एक ही काम हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एल्युमिनियम ऑक्सीजन को विस्थापित कर रहा है और अपने पास ले जा रहा है। एक ही विस्थापन कर रहा है, एक लोग कर रहा है। एक लोग क्या होता है इसमें? एक लोग जब करते हैं, एक ही विस्थापन होता है तो विस्थापन अपक्रिया होती है, और जब 2 होता है डबल तो 2 विस्थापन होती है। ठीक है, बिल्कुल।
तो यहाँ संयोजन कब होता है? जब दो अलग अलग एक साथ जुड़ जाएं। जब दो अलग अलग तत्व क्या हो, जुड़कर एक यौगिक बनाए तो संयोजन हो जाए। वियोजन क्या है? जब एक यौगिक टूटकर दो अलग अलग तत्वों में बट जाए तो वियोजन हो जाता है। तो यहाँ पे एक हो रहा विस्थापन केवल। देखिए ऑक्सीजन क्या है, टूटकर एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक हो रहा है इसलिए विस्थापन होगा। क्या आंसर होगा इसका? विस्थापन आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। आपने थ्योरी पीछे के सभी पार्ट आपने देखे होंगे तो आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा कि समझने में कोई समस्या हो सकती है। अच्छा, प्रश्न तीसरा देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है, डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए, सही उत्तर पर। अब इसमें क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल डालने पर किसमें? लोहे चूर्ण पर यानी कि Fe पर। आयरन पर हम क्या डाल रहे हैं? HCl डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ये चीज कह रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये आयरन है ये किससे क्रिया कर लेगा? क्लोरीन से। तो क्या बनाएगा? FeCl बना लेगा और हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बना रहा है? आयरन क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? आयरन क्लोराइड बना रहा है। और हाइड्रोजन देखिए बाहर निकल रही है, यानी हाइड्रोजन अकेली हो गई, मतलब ये उड़ जाएगी। सॉरी, इसमें H2 रहता है, वो आप समझ जाएंगे। केवल हम आपको समझा रहे हैं कि पेपर में अगर ऐसे आता है तो आप कैसे समझेंगे क्या बन रहा है, ठीक है। हम उस हिसाब से बता रहे हैं, बाकी आप बैलेंस बना लेंगे। इसमें देखिए हाइड्रोजन का इसमें यानी कि निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, यानी कि गैस ये रिलीज हो रही है, ठीक है। और ये आपका बन गया भाई आयरन क्लोराइड बन गया। तो क्या बनता है इसमें? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता। बिल्कुल, ये पहला नंबर आपका सही। हाइड्रोजन गैस बन रही है और क्या बन रहा है? आयरन क्लोराइड बन रहा है। क्लोरीन गैस नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बन रही है, कोई अपक्रिया नहीं होती, ये गलत है। आयरन लवण एवं जल बनता नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ जाना है। तो कैसे समझना है ये चीजें इसमें हो गई है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्या है? प्रश्न 3 हो चुके हैं, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, जैसे ये चौथा प्रश्न यहाँ पास है, ठीक है। ये 22 में आया हुआ है, 2022 में, आपको ध्यान से समझना है। तीसरा नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्यों संतुलित करना चाहिए भाई? क्यों बैलेंस बनाना चाहिए? तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या बताया था कि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या यानी अणुओं की संख्या बराबर हो सके, इसलिए हम संतुलित समीकरण करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादकों, अभिकारक यानी बोले तो हमने आपको बताया था तीर का निशान होता है, एक राइट पक्ष होता है और एक लेफ्ट पक्ष होता है, ठीक है। इधर क्या होते हैं? आपके अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। इधर क्या होता है? उत्पाद होता है, ठीक है। इधर अभिकारक होते हैं, इधर क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो ये क्या है? इधर के आपके उत्पादों जो इसके हमारे कुल द्रव्यमान है, द्रव्यमान बोल लो या फिर अणुओं की संख्या बोल लो, ठीक है। द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, एक तरफ का ये एरो का निशान ये दर्शाता है कि इधर से अपक्रिया इधर हो रही है, और एक चीज ये भी बताता है इनडायरेक्टली कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तराजू है ये, क्या है ये? तराजू है। तो संतुलित बैलेंस बनाना मतलब तराजू, ठीक है। इधर जितना होगा उतना इधर भी होना चाहिए। तो देखिए, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि ना तो हम किसी का द्रव्यमान नष्ट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, यानी कि जितना होगा पहले उतना ही होना चाहिए, चाहे उसको हम किसी भी विधि के द्वारा बनाया जाए, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन यानी इसको पालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये वाली परिभाषा आप लिख सकते हैं, इसमें बढ़िया दिया गया है। ये पहले वाली परिभाषा जो हमने सीखा में उसमें दिया था, या फिर आपके थ्योरी वाले पार्ट में दिया था, उससे आप लिख सकते हैं जो आपको बेहतर और अच्छा लगे, ठीक है। बाकी ये भी आंसर बहुत सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कुछ नहीं है हम लोग, क्योंकि पूरा पाठ अच्छे से पढ़े हैं तो हमको कोई समस्या नहीं। जो बच्चे, जो आपके छात्र, जो हमारे दोस्त लोग इसको डायरेक्ट इस प्रश्नोत्तर को देखेंगे उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बाकी जिन्होंने पूरे पाठ से देखे हैं, जिन्होंने पूरी थ्योरी पढ़ी है, उनको कभी समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं
निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अच्छा, इनको हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण परिवर्तित भी करना है और बैलेंस भी बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, तो इसको हम N2 फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, वो डबल अणुओं के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जब भी कहा कि नाइट्रोजन तो गैस है तो उसको हम N2 में रखेंगे, हाइड्रोजन कहा तो हाइड्रोजन को भी डबल रखेंगे। अमोनिया बनाता है, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। अब अच्छा देखिए, जैसे हमने N2 ले लिया, H2 ले लिया और अमोनिया बनता है NH3। अब ये बताइए आप, इतना तो आप कर लेंगे, ये आपका बनेगा बिना संतुलित के। ठीक है, कैसे बनेगा, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन गैस H2, संयोग करके क्रिया बन रही है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। हमने बताया था एक कॉपी ले लेना है 10 की, उसमें सारे जितने नाम आते जाएंगे सभी के सूत्र जरूर लिखते चलना है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री अच्छे समझना है, अच्छे नंबर लाने हैं रासायनिक में, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे N सिंगल है, यहाँ पे क्या है, डबल। अब बताइए, गलत हुआ, हाइड्रोजन यहाँ डबल है, यहाँ पे 3 है, घट बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल है तो इसको डबल कर दो, तो क्या हो गया, ये 2 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 3 दूनी 6 है, तो यहाँ भी 6 कर दो, 3 दूनी 6। ये देख, इस तरह हम बैलेंस बना लेंगे, 3 दूनी 6 और इसको 2 करने से 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, और इसका ये नीचे है तो इसका गुणा यहाँ होगा, क्योंकि ये 2 जो है ये N का भी है H का भी है। क्लियर है, N की 2 किसका, N का भी है और H का भी है, दोनों का है ये। ठीक है, तो ये चीज़ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये N 2 हो गया, यानी बैलेंस हो गया। इस प्रकार हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, नाइट्रोजन बोला तो नाइट्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन बोला तो हाइड्रोजन लिख लो, अमोनिया बोला तो अमोनिया। इनकी बशर्ते आपको सूत्र पता होने चाहिए। ठीक है, हमने जो आइडिया बताया उसको आपको फॉलो करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इनको बैलेंस आपको हमने बता दिया, बैलेंस कैसे करना है। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये गड़बड़ है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन को 2 कर, यहाँ नहीं बढ़ाना है, यहाँ नहीं बढ़ा सकते आप, केवल आप गुणा कर सकते हो, केवल आप गुणा कर सकते हो, बाकी नहीं। तो यहाँ पे बढ़ने से हाइड्रोजन बढ़ गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी 3 दे दो, 3 दूनी 6 बढ़ गया। तो इस प्रकार आपको बैलेंस बना लेना है। चलिए नेक्स्ट को हम लोग बात करते हैं। अगला है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन। हाइड्रोजन सल्फाइड, अब हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, H2S। क्या होता है, H2S। गैस का वायु में दहन, वायु में कराना है, यानी ऑक्सीजन में कराना है, O2 के साथ। दहन होने पर जल बनता है, यानी कि क्या बनता है, H2O। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा, क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 बन रहा, सल्फर डाइऑक्साइड। इनके सूत्र आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हमने जो तरीका बताया उस तरीके से आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। तो चलिए, इतना हमको पता, उसने बोला है, इतना हमने लिख लिया, लेकिन बैलेंस बराबर नहीं है। हमको बैलेंस कैसे बराबर करना है, देखिए हाइड्रोजन इधर कितना 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना 2 है, बिल्कुल सही है। सल्फर कितने हैं, 1 है, सल्फर कितने 1 है। ऑक्सीजन इधर देखो 2 है, यहाँ पे 1 और 2 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 3 है, इधर है कितने हैं, 3 है। इसको हम 3 कैसे 1 करेंगे तो 2 1 कम 2 ही होगा। अगर हम 2 कर देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं हम लोग, भाई इधर हमारा 1 ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 3 करते हैं, 3 दूनी 6, 2 हमारे ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा, सही है ना। तो अगर मान लीजिए अभी हम 2 करते हैं, चलिए 2 कर लेते हैं, ठीक है, 2 कर लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये 2 दूनी 4 हो गए, ये हमारा 3 है, तो इसको भी बैलेंस बनाते हैं। तो इसको बैलेंस बनाते हैं, तो इसको हम 2 कर देते हैं, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4 बराबर हो गया ऑक्सीजन, 2 ये हो गया 2 और 2 ये ऑक्सीजन 4 और 2 दूनी 4। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको भी 4 कर दो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अच्छा, सल्फर यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 है, यहाँ पे सल्फर हो गया 2। कितने हो गए, सल्फर 2, तो सल्फर को भी डबल कर दो। क्या कर दो, सल्फर को भी डबल कर दो। सल्फर को जैसे डबल किए तो ऑक्सीजन फिर बढ़ गया, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, तो इसको हटा दो, 2 को 3 कर दो, यहाँ पे 3 दूनी 6, अच्छा इधर हो गया। अब बैलेंस हमारा बन गया। तो हमको इस प्रकार ट्राई एंड एरर, प्रयास करो, त्रुटि करो, गलत करो, फिर सही करो। हमको इस तरह दिमाग लगाते चलना है और बैलेंस बना लेना है, समझ गए। इस प्रकार आपको बैलेंस बनाते चलना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
बैलेंस बनाना आई होप कि आपको प्रैक्टिस पे आ जाएगा धीरे धीरे, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी ट्राई एंड एरर किया, हमने गलत किया, बार बार प्रयास कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट बोला तो एल्युमिनियम सल्फेट का लिख लेना है Al2SO आपका 4 होल थ्राइस। ठीक है, क्या होता है एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद क्या बोला, साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का लिख लो भाई, बेरियम क्लोराइड का आपका BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। उसके बाद क्या बोला है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है मतलब ये उस प्लाट का है, राइट वाला पक्ष है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड बोला है तो AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा, बेरियम सल्फेट भी प्राप्त हो रहा, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 ये प्राप्त हो रहा। ठीक है, बेरियम सल्फेट। अब ये चीजें हैं, इनको उसी तरह बैलेंस बना लेना है। जैसे अभी हमने बताया आपको बैलेंस बनाना, तो ये चीजें हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको क्या है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको आपको समझना है। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा आपको। हम बार बार किस लिए स्टार्ट से, जिस दिन से मैंने साइंस पढ़ाया है, पहले ही पार्ट से मैंने बोला है कि आपको एक कॉपी 10 रुपए की ले लेना है, उसमें जहां भी सूत्र मिले हर पार्ट का आपको लिखते चलना है और याद करते चलना है, आपको बनने लगेगा। सही है ना, तो आपको ये चीजें करना और इसको बैलेंस बना लेना है। अच्छा, अगला देखते हैं पोटेशियम। क्या बोला है, पोटेशियम धातु लेना है। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, संकेत K होता है। ठीक है, जल के साथ, जल क्या होता है भाई आपका H2O। ठीक, पानी हो गया। अब क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, क्या KOH, और क्या बना रहा, हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस यानी H2। बस ये हमने लिख लिया जो हमने इसमें दिया, हाइड्रोजन पोटेशियम। अब क्रिया करके मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, समझ गए। तो आपको इस प्रकार लेफ्ट और राइट दोनों पता करते चलना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। बस इसको आपको अब बैलेंस बना लेना है और बाकी आपका सही हो जाएगा। चलिए, ये हमारा प्रश्न 5वां था जो कि हमने इसको समझा और आपको बैलेंस बनाने पे आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। उसी तरह आपको बैलेंस बनाना, इसमें भी है, ये आपको दिया अनबैलेंस दिया है और इसको आपको बैलेंस बनाना। असंतुलित समीकरण दिया है, आपको संतुलित करना है। हमने आपको तरीका बता ही दिया है कैसे करना है, फिर भी आपको 1-2 हम बता देते हैं, इसमें से कोई भी एक बता देते हैं। चलो, जैसे दिया गया है आपका HNO3, ठीक है, फिर दिया है CaOH का होल ट्वाइस, फिर दिया है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये आपका दिया गया है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए दिया है हाइड्रोजन कितने इधर, 1 हाइड्रोजन है, 2 इधर है, 2 1 3 हो गया। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। देखिए इसमें बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन में, सही है ना, इसको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा हमको। अब बताओ, अगर इधर हम 1 देंगे तो 2 1 कम 2 ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम से कम 2 देना पड़ता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, क्या होगा, 2 दूनी 4। इधर कितना 2 है, इधर 1 है, तो इधर भी 2 दे दो, क्या दे दो, इधर भी 2 दे दो। तो 2 हाइड्रोजन हुआ, 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये आपका बैलेंस बन गया। चलो अब देखते हैं अगला, Ca कितना है, 1 है, Ca कितना है, 1 है, ये सही है आपका, इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। यहाँ पे आपका OH का होल ट्वाइस, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन देख लो भाई, यहाँ पे कितने, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। आप बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, सही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, अच्छा यहाँ भी तो है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 6 2 8 है। यहाँ पे कितना है, 3 2, अच्छा यहाँ भी तो 2 है, ये देखो 3 दूनी 6 2 8, ये बैलेंस है। ये देखो 2 ऑक्सीजन ये हो गया और 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया। और ये कितना है भाई, 3 दूनी 6 और 2 ये हुआ, क्योंकि 2 ये दोनों का है, ठीक है, हमने बार बार बताया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों बराबर, दोनों तरफ बराबर बराबर हो गए, ठीक। अच्छा, अब कोई दिक्कत है इसमें, देख लेते हैं नाइट्रोजन, देख लेते हैं नाइट्रोजन, देखो 2 है, नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। ये होल ट्वाइस है तो दोनों का है, ठीक है, होल ट्वाइस है तो ऑक्सीजन का भी है और इसका भी है, ठीक है। हाँ,
अच्छा, सारे तो बैलेंस हमारे हिसाब से सारे बन गए, हम लोग सभी को चेक कर लिए। ठीक है, इस प्रकार आपको बैलेंस बनाते चलना है, ट्राई करना है, बार बार एरर होगा, फिर ट्राई करना है, फिर एरर होगा, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, यानी कि आप जरूर बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको काउंटिंग कर लेना है, थोड़ी प्रैक्टिस पे जरूर आएगा आपको। इस प्रकार इनको सभी को आपको बैलेंस बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको भी लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बोला था, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, जल आपका हो जाएगा H2O हो जाएगा। बस इसको आपको लिखना है और देखना है, काउंट इधर की काउंटिंग करना, इधर की काउंटिंग करना और बैलेंस बना लेना है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार सभी को करना। जैसे जिंक बोला तो Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, जिंक नाइट्रेट आपका हो गया ZnNO3 हो गया, सिल्वर आपका Ag हो गया। ठीक है, बस इसको फिर बैलेंस बनाना है। एल्युमिनियम Al होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, कॉपर का Cu होता है, उसका बैलेंस बनाना है आपको। बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है, बेरियम सल्फेट आपका BaSO4 होता है, पोटेशियम क्लोराइड आपका KCl होता है। बस फिर बैलेंस बना लेना आपको। बैलेंस मैंने बताना आपको, वो बनाना आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपने अगर बैलेंस पहले सीखा है, हमने आपको बताया था कैसे बैलेंस बनाना, अब फिर भी आपको हम हिंट दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस पे आएगा ये चीज़ें। ठीक है, हम कितने भी करा देंगे लेकिन आपसे नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार बताइए। अच्छा, इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है और प्रक्रिया को प्रकार भी बताना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम। पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड। अच्छा, इसमें चेंज हो रहा है, देख रहे हैं इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड यानी यौगिक है, पोटेशियम ब्रोमाइड मिलकर एक यौगिक है, बेरियम आयोडाइड है। अब फिर क्या हो गया, पोटेशियम चला गया आयोडाइड के साथ, अब बेरियम चला गया ब्रोमाइड के साथ, आपस में बदला कर लिया। जब दोनों आपस में बदला करते आयनों के माध्यम से आदान प्रदान होता है तो कौन होता है, द्विविस्थापन। कौन होता है, द्विविस्थापन होता है। ठीक है, और इसी को हमको समीकरण में लिख लेना है, संतुलित समीकरण में। अच्छा, पोटेशियम ब्रोमाइड बोला तो KBr हम लिख लेंगे, बेरियम आयोडाइड तो BaI2 लिख लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड बोलेगा तो KI लिख लेंगे। ये सूत्र होता है, इसको डायरेक्ट आपको नोट डाउन कर लेना और लिख लेना। बेरियम ब्रोमाइड आपका BaBr2 होता है और इसको बैलेंस फिर हमने जैसे बताया आपको बैलेंस, उसी तरह का आपको बैलेंस बना लेना है। अब ये प्रकार कैसे जानेंगे, क्योंकि आपस में दोनों का आदान प्रदान, ये देखिए K पोटेशियम जो था आयोडाइड के साथ क्रिया कर लिया, अब ब्रोमीन जो था Ba के साथ होगा, बेरियम के साथ, दोनों आपस में आयनों के माध्यम से आदान प्रदान कर लिए तो द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। ठीक है, जब दोनों होते हैं तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। इसी प्रकार आपका इनका है, इनको भी आपको देख लेना, इनके आंसर हम आपको दिखा देते हैं, बाकी आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आपको नोट डाउन कर लेना है और इनको प्रैक्टिस करना है, आपसे आ जाएगा। अच्छा, इनका प्रकार बता देते कैसे पहचानेंगे। बैलेंस तो आप बना लेंगे, ठीक है, आई होप की बैलेंस बना लेंगे, लेकिन आपको प्रकार में थोड़ी दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। ZnCO3 आपका B नंबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका दिया गया है, अब फिर यहाँ पे Zn ऑक्सीजन बच रहा है, CO2 अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यौगिक था, टूटकर दो यौगिक बने, यानी दो पदार्थ बने। ठीक है, दो उत्पाद बने, एक था क्रियाकारक और दो उत्पाद बने। और जब ज्यादा बनते तो क्या होता, वियोजन होता है। क्या होता है, वियोजन होता है। जब एक होता है और एक से ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं तो वियोजन होता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जब ज्यादा हो H2Cl2 और ये दोनों जुड़कर एक यौगिक बना दें, जब दोनों का जुड़ना होता है तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन। ये हम लोगों ने पहले देखा है। अच्छा, इसमें देखिए MgHCl, इसमें केवल एक ही का विस्थापन हो रहा है। देखिए Cl चला गया Mg के साथ, H2 अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, तो ये एक ही हो रहा है, तो ये विस्थापन है। जब डबल होगा तो दो विस्थापन, एक होगा तो विस्थापन, और जब टूटेगा तो वियोजन यानी अपघटन, और जुड़ेगा तो संयोजन, जैसे नाम में है। हमने इनको भी अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर, ये 2019 में 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में। तो
तो इसको देख ले, तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी इसको हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, और बाकी हम लोग एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है क्षेपण यानी कि बाहर निकलना, ठीक है। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। सिंपल सा है, ठीक है। जैसे CH4 2O2 है यहाँ पे ऑक्सीजन, और CO2 H2, ये देखिए H2O, ये ऊर्जा, एक ऊर्जा यानी ऊष्मा के रूप में बाहर जा रही है। ऊष्मा ही एक ऊर्जा है, ऊर्जा एक ऊष्मा है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक ऊष्माक्षेपी हो गया, जिसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा बाहर जा रही है। क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। बिल्कुल, ये आपको याद कर लेना है समीकरण, जिससे कि आपको लिख सकें, ठीक है। आई होप कि पहले जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है तो वो ऑलरेडी नोट किए होंगे। ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण यानी कि अंदर शोषित होता है, ठीक है, अवशोषित। जैसा आप लोगों ने एक सुक्खा देखा है ना, सुक्खा, उसमें जब पानी डालते हैं तो सोख लेता है। कपड़े होते हैं ना, सोख लेते हैं कपड़े को, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीजें होती है, इसमें अवशोषण होता है, उसको हम ऊष्माशोषी, शोषी यानी शोषण, क्षेपी यानी क्षेपण यानी बाहर निकलना। ये इसकी अपक्रिया दी गई है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे दिया गया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। अच्छा, श्वसन को हम लोग क्यों कहते हैं, सांस लेने को श्वसन यानी कि सांस लेना छोड़ना, तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं। यानी इसमें ऑक्सीजन हम लोग बाहर करते हैं, ऊष्मा बाहर निकाल, इससे गैस निकल रही है, हल्का तापमान टेम्परेचर भी रहता है। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अपक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, जब हमारा श्वसन का मतलब केवल सांस लेना ही नहीं हुआ, सांस लेना तो ठीक है, एक होता है श्वसन यानी भोजन का, जिसे हम सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है, भोजन भी पचता है। भोजन क्या होता है, पचता है। जब भोजन पचता है तो उसमें से कई सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हम लोग ये जो बाहर आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। जल वाष्प भी निकलता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा जो होती है वो निकलती है, जो कि स्टोर होती है, हमें एनर्जी मिलती है, उसे ऊष्माक्षेपी इसलिए कहा गया है, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि हमको प्रदान होती है, समझ गए। इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी की अपक्रिया कहते हैं। इसको बहुत सिंपल है, 2 लाइन का है, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं 11 नंबर, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अच्छा, विपरीत, संयोजन, वियोजन, हमने आपको बताया संयोजन में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको जुड़ना होता है। अब वियोजन में एक साथ होते हैं, उनको टूटना होता है, ठीक है, सिंपल सा है। तो वियोजन अपक्रिया में एकल अभिकर्मक, एकल यानी सिंगल, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, और जबकि संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। सेम उसका विपरीत। अब दोनों को एक एक समीकरण लिख देना है आपको, दोनों को एक एक समीकरण लिख देना है आपको, ठीक है। अच्छा, देख लेते उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण दीजिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसमें ऐसे देना जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और आपका विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, उनका एक एक समीकरण लिखना। उन वियोजन समीकरण, वियोजन यानी टूटे, जिसका टुकड़े हो। तो देखिए CaCO3 लिया गया, यहाँ पे CO और CO2 दोनों अलग अलग हो रहे हैं, जिसमें ऊष्मा हमको देनी पड़ रही है, ठीक है, बिल्कुल प्रदान की जाती है। तो ये हो गया जिसमें विद्युत दी जा रही, सूर्य का प्रकाश, तो तीनों का एक एक देना, ऊष्मा का एक, एक प्रकाश का और एक विद्युत का देना है। तो AgCl को जब हमको अलग करना होता है तो सूर्य का प्रकाश में रखते हैं, तो वो Ag सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस उड़ जाती है यानी अलग हो जाती है। और H2O को जब हम लोग करते हैं, विद्युत देते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। COC3 को जब हम करते हैं तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड ये अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऊष्मा देना पड़ता है, इसको विद्युत, और इसको सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है। तो तीनों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। एक एक समीकरण बोला तो एक एक समीकरण हो गया है। अच्छा, दिया गया है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या, ये देखिए इसमें पूछ लिया, आपका संयोजन वियोजन में पूछ लिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि आपका एक होता है, विस्थापित होता है, द्विविस्थापन में डबल होता है आयनों के माध्यम से, ठीक है, सिंपल सा है। विस्थापन अपक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को
उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और जबकि द्विविस्थापन अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। बस दोनों को एक एक अपक्रिया लिख देना है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत सिंपल परिभाषाएं हैं, आपको ये चीजें समझ लेना है। कैसे? बहुत ही सिंपल। जब हम लोग थ्योरी पढ़े होते हैं हमको बहुत आसान लगता है, सही है ना? बिल्कुल। अगर हम बिना थ्योरी पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है याद करना। केमिस्ट्री तो है ही है थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं, हम आपको लगे हुए हैं समझाने में ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। बस आप शेयर करते रहें वीडियो को और दूसरों तक पहुंचाते रहें, लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आपको कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। अभी हमको 20 तक पहुंचना है। अच्छा, सिल्वर के शोधन में, सिल्वर का शोधन जब करते हैं शुद्धिकरण, ठीक है, जब धोते हैं, शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए आप क्रिया लिखिए। तो आपको क्या कहा? सिल्वर का के शोधन के लिए, सिल्वर का जब शोधन किया जाता था सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट बोला तो AgNO3 आपका सूत्र याद है, लिख दो। सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन, तो कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। जब विस्थापन किया जाता है तो कॉपर चला जाएगा NO3 के साथ, Ag हमारा अलग हो जाएगा। सिल्वर का शोधन यानी Ag को अलग करना है। किससे अलग करना है? सिल्वर नाइट्रेट से अलग करना है। तो आपको क्या लिखना है? AgNO3, ये बोला सिल्वर नाइट्रेट बोला, फिर बोला कॉपर बोला है प्राप्त करने के लिए कॉपर Cu बोला है, ठीक है। उसके बाद बोला कि धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो विस्थापित करने में हमको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि Cu जो होता है वो Ag को हटा देता है, NO3 के साथ खुद जुड़ जाता है, NO3 का होल ट्वाइस, और Ag हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद बैलेंस बना देना है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें कहा गया है, तो ये चीज़ हमको समीकरण लिख देना है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। बस मेन समीकरण संतुलित करने का खेल है यहाँ पे समीकरण का। अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझिए। अवक्षेपण, अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण शब्द ये मिला था हमारा जब हम लोग ऊष्माक्षेपी वगैरह जब पढ़ रहे थे, तो वहां पर अवक्षेपण का मिला था। जब दो अभिकारक विलयन आपस में अपक्रिया करके अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं। अभिलेय यानी जो पानी में ना घुले, ठीक है, ठोस उत्पाद, वो भी सॉलिड अवस्था में, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते, चिपक जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। सिंपल सा है, क्या समझना है आपको? जब दो अभिकारक यानी क्रियाकारक विलयन आपस में अपक्रिया करके अभिलेय ठोस क्या बनाते हैं? अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। तो आपको याद कर रहना चाहिए। ये एक दिया गया है, देखिए जैसे AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड था। अब इसमें क्या आपस में दो विस्थापन हुआ, ठीक, NO3 चला गया Cl के इसके साथ, Na के साथ, Cl चला गया Ag के साथ। तो AgCl जो हमारे यहाँ पे अवक्षेप, ये ठोस अवक्षेप प्राप्त, सॉलिड प्राप्त, यस लिखा हुआ यहाँ पे सॉलिड है ये। AgCl सॉलिड प्राप्त होता है और इसके साथ चिपक जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं अवक्षेपण कहते हैं। तो आपको एक समीकरण जरूर याद रखना है। क्या रखना है? एक समीकरण जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, 16 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के योग हास के आधार पर या हास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए, व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण देना। उपचयन, अपचयन, ये हम लोग ऑलरेडी पहले नोट कर चुके हैं और लिख भी चुके हैं। बस एक बार इसको दो दो उदाहरण, तो दो दो उदाहरण, वहां पे तीन तीन उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जब थ्योरी में जाएंगे आपको तीन तीन उदाहरण मिल जाएंगे। और आपको पता है उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होती है, क्या होती है? योग होता है। ऑक्सीजन की क्या होती है? योग होता है, और हाइड्रोजन की या तो कमी होती है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात किसी पदार्थ एवं ऑक्सीजन के योग की अपक्रिया उपचयन कहलाती है। बिल्कुल, इसको आधारित करके आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, इतना लिख सकते हैं। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उससे उस पदार्थ का उपचयन होता है, ये जरूर लिखना है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वृद्धि, Cu अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ पे जाके जुड़ गए, संयोग हो रहा है। यहाँ पे कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ पे जाके संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। तो आपको ये क्या है? उपचयन का। अपचयन में देखेंगे, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब उस पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है।
और यह O2 हाश की अपक्रिया अपचयन कहलाती है। तो देखो CO आपका कॉपर ऑक्साइड था, CuO था, ऑक्सीजन इसके साथ था, अब टूट कर चला गया हाइड्रोजन के पास, तो ये अपचयित हो गया। Zn के जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यानी कि जिंक ऑक्साइड था, और यहाँ पर अकेला हो गया, तो ये चला गया यहाँ पे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका अपचयन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने पहले भी पढ़ा है, आपको अच्छे से ये चीज़ें आ जाएंगी, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं इसमें। ठीक है, ज़्यादा मैटर है नहीं। तो इन चीज़ों का आपको परिभाषा और दो एग्जाम्पल आपको आ सकता है पेपर में, दो नंबर में। ठीक है, वैसे 2 नंबर में आपका जब सवाल देगा तो एक परिभाषा और एक एग्जाम्पल देगा। ये डायरेक्ट पूछ सकता है 2 सवाल 2 एग्जाम्पल केवल। आजकल पेपर का कौन भरोसा है ना, कुछ भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में, अच्छा एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, अब भूरे रंग का है वो, X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर, Y की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं तो वह काले रंग का, अच्छा काला रंग का कौन हो रहा था भाई, लोहा जो था आयरन, वो किसका, भूरे रंग का हो रहा था। ठीक है, अब कॉपर जो था वो काले रंग का हो रहा था। हम लोगों ने देखा था पीछे थ्योरी जब पढ़ रहे थे, वहां पे आपको मिला था, यानी वो X पदार्थ क्या हुआ, Cu हो गया। ठीक, अब उसको क्या किया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उसके काले रंग की यौगिक का नाम बताया, तो X कौन हुआ भाई, Cu हो गया। ठीक है, काला रंग कौन हो गया भाई, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, CuO बना लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल गई। तो ये चीज़ें देखिए कितना छोटे से पॉइंट्स को लेकर सवाल बना देता है प्रश्न। ठीक है, अच्छा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, बिल्कुल हम लोगों ने संक्षारण पढ़ा था, क्या पढ़ा था, संक्षारण पढ़ा था। संक्षारण में हमने बताया था लोहे में जंग लग जाती है, नमी के कारण, आर्द्रता कारण खुले में छोड़ देना, उसमें क्या है कि पानी ठहर जाना, ठीक, रासायनिक क्रिया होती है, उसके बाद उसमें जंग लग जाता है जो कि भूरे कलर का हो जाता है। ठीक है, उसको क्षय कर देता है, धीरे धीरे लोहा नष्ट हो जाता है। ठीक है, कमजोर हो जाता है, तो इसलिए हमको उसको संक्षारण से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। क्या दिया, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वह नमी के संपर्क में ना आए। जब पेंट होगा, आप बताइए, जब उसके ऊपर पेंट होगा तो जैसे भाई ये हम लोग कपड़ा पहने हैं, ठीक है, अब इसके ऊपर है कुछ भी, अगर मान लीजिए आपका ये है, इसको हम ऐसे टच करते हैं, शरीर में नहीं टच हो रहा, केवल इसके ऊपर हो रहा। अगर इससे हम कलर करते हैं तो इसके ऊपर होगा, केवल अंदर नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब उसके ऊपर परत चढ़ी होगी तो जब भी नमी वगैरह आएगी तो पेंट के ऊपर तैरेगी और धीरे से, क्योंकि पेंट चिकना होता है तो खिसक जाएगी और वहाँ पे ठहरेगी नहीं। जब ठहरेगी नहीं तो रासायनिक सेल नहीं बनेगा, रासायनिक सेल नहीं बनेगा तो वहाँ पे उसकी रासायनिक क्रिया नहीं होगी, रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो उपचयन और अपचयन नहीं होगा, जिससे कि वहाँ पे संक्षारण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। इस प्रकार लोहा सुरक्षित रहेगा, समझ गए, बिल्कुल। अच्छा, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, हमने इसको बताया था, विकृत गंधिता, हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे लास्ट में, विकृत उससे रिलेटेड है कि हम लोग तेल और वसायुक्त वाली जैसे चिप्स वगैरह, पापड़ वगैरह, जब जो पैकेट में आते हैं, लेस वगैरह, भाई उसमें चिप्स भरा होता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि वो लंबे समय तक बना रहे, जिससे ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ऑक्सीजन के संपर्क में ना आएगी तो क्रिया नहीं करेगी, जिससे कि उसकी विकृत गंधिता यानी कि उसमें गंध नहीं आएगी। ठीक है, इससे बचाने के लिए क्या दिया गया है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर, ठीक है, उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल कर विकृत गंधी हो जाते हैं, अपना स्वाद बदल लेते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। कम सक्रिय गैस, नाइट्रोजन ज़्यादा क्रिया नहीं करती है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो वो प्रभावित नहीं करता। ठीक है, कम सक्रिय होता है, प्रभावित किया जाता है। ठीक है, इसलिए उस पैकेट लेस के जब भी आप चिप्स वगैरह खरीदें तो उसमें देखें कि उसमें गैस भरी हुई है कि नहीं, तो कौन सी गैस भरी है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं भरी होती कि उसमें ऑक्सीजन भरी होती है, नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए थ्योरी पढ़ने का, पूरा पार्ट पढ़ने का, समझने का यही मतलब होता है कि हमको चैप्टर, हमको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती और हमको आसानी से समझ में आ जाती है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को ज़रूर दोस्तों तक शेयर कीजिए। इससे हम लोगों को क्या है, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा व्यू जाएगा, ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो अच्छा लगता है, हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जब ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं होगी तो हम लोगों को लगता है कि कोई पसंद नहीं कर रहा है,
सही है ना। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ग्रुप में फेसबुक है, इंस्टा है, आपका व्हाट्सएप है, उसमें शेयर कर सकते हैं, लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए पेज को, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।